जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आज आपको एक नई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ साइकोलॉजी के अंदर, जिसे हम कहते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट थ्रू हैंड राइटिंग एनालिसिस। मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि क्या वाकई ही किसी की हैंड राइटिंग से कुछ जस्टिफिकेशंस मैं दूंगा। पहला लेक्चर है तो मैं कुछ जस्टिफिकेशंस दूंगा कि वाकई ही आप हैंड राइटिंग से जो है वो किसी की पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। अच्छा, पर्सनैलिटी को असेस करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है ना। साइकोलॉजी के अंदर और बड़े से टेस्ट हैं, ठीक है, जिसमें पर्सनैलिटी असेसमेंट है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट टेस्ट हैं, फिर क्वालिटेटिव जो असेसमेंट टेस्ट हैं, जिसमें टीएटी का आपने शायद नाम सुना होगा, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, जो ज़्यादा फोर्सेस के अंदर भी यूज़ होता है। इसी तरह बॉडी लैंग्वेज से आप पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं कि लुकिंग एट द बॉडी। इवन कुछ एनएलपी की टेक्निक्स आपको जो है वो गाइड करती हैं कि आप पर्सनैलिटी को कैसे। तो डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली मैं आज आपको सिर्फ हैंड राइटिंग के ऊपर फोकस करूंगा कि हैंड राइटिंग से भी आप पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा और कुछ लॉजिक से कोशिश करूंगा कि आपको मैं कन्विंस करूं कि लाइक ये जो टेक्निक है, ये जो आर्ट है, इसके जरिए आप लोगों की पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड नॉलेज है इसके ऊपर, इसकी जो वैलिडेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर है, लेकिन ये काम करती है। जाहिर है रिसर्च की ज़रूरत है, इसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो मेरी एक स्टूडेंट ने भी इसके ऊपर एक थीसिस किया है कि लाइक जो डिप्रेशन के लोग होते हैं या जिनके अंदर डिप्रेसिव टेंडेंसीज होती हैं वो किस तरह का लिखते हैं। तो हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। तो इसलिए इसके ऊपर अभी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं जितना भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करूँ कि ये वाकई काम करता है। देखिए, हैंड राइटिंग एनालिसिस को हम ग्रेफोलॉजी भी कहते हैं। यानी ग्रेफोलॉजी एक बड़ा पुराना आर्ट चलता आ रहा है। ये कोई नया आर्ट नहीं, ये काफी पुराना आर्ट है। तो लोगों की डिफरेंट अप्रोचेज हैं हैंड राइटिंग के जरिए किसी को एनालाइज करना। डिफरेंट अप्रोचेज के जरिए लोग इसको एनालाइज करते हैं। लेकिन मैं शुरू करता हूँ एक बड़े फिलोसफर एरिस्टोटल जो कहते हैं। एरिस्टोटल ये कहते हैं कि योर स्पोकन वर्ड्स आर द सिंबल ऑफ योर मेंटल एक्सपीरियंस एंड योर रिटन वर्ड्स आर द एक्सपीरियंस ऑफ योर स्पोकन वर्ड्स। यानी कि एक ये ट्राई सी बन रही है कि अरिस्टोटल ये कहते हैं कि आपका जो बोलने का तरीका होता है ना, वो आपका मेंटल एक्सपीरियंस को इंडिकेट करता है, और जो आपका रिटन रिटन स्टाइल होता है वो आपके स्पोकन वर्ड्स को इंडिकेट करता है। तो इसके पीछे जो न्यूरो साइंस है, वो न्यूरो साइंस ये होती है कि जब भी आपका कोई मूड वेरी होता है या आपकी जो जहनी कैफियत होती है, उसकी वजह से आपके ब्रेन के डिफरेंट एरियाज के अंदर कोई ब्रेन एरियाज एक्टिव हो रहे होते हैं, कोई डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, किसी में प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो आपकी ब्रेन की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या चल रहा है। फर्ज करें अगर आप डिसऑनेस्टी फील कर रहे हैं किसी के हवाले से, तो वो ब्रेन एरियाज उसी तरह एक्टिवेट होते हैं। आपको फियर चल रहा है तो आपके वो ब्रेन एरिया जो फियर और इमोशंस को देखते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी आपका मेंटल एक्सपीरियंस, जो भी आपकी साइकोलॉजी है, जो भी आपकी थिंकिंग है, जब वो उस अंदाज से आप सोचते हैं तो आपके ब्रेन में चेंजेस आते हैं। जब ब्रेन में चेंजेस आती हैं, आपको पता है ब्रेन के कुछ एरियाज होते हैं जो आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तीसरा, ये आपकी हाथ की जो मूवमेंट है, कि बेसिकली इसको पीछे ब्रेन कंट्रोल करता है। इसमें ब्रेन मोटर एरियाज होते हैं, जो आपके फ्रंटल लोब ब्रेन का होता है, उसमें मोटर एरिया होता है जो आपको ये कंट्रोल करता है। और जिस तरह अरिस्टोटल ने स्पीच को और रिटन को एक ही कटहरे में डाल दिया, कि यानी कि जो आप बेसिकली बोल रहे होते हैं और जो लिख रहे होते हैं वो एक ही जैसा होता है। इसके पीछे भी रीजन ये है कि हमारे लेफ्ट ब्रेन एरिया में, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन एरिया होता है, इसकी जो वहां पे एक ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ब्रोका एरिया कहते हैं। अब ब्रोका एरिया जो है वो एक ऐसा ब्रेन का एरिया जो आपकी स्पीच को कंट्रोल करता है, वर्बल वर्बल स्पीच को, यानी कि जब आप बोलते हैं। तो बेसिकली जो रिटन लैंग्वेज है वो भी वर्बल स्पीच में आती है, यानी कि वो स्पीच ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन आपने अगर कम्युनिकेशन की दो टाइप पढ़ी हो, एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वर्बल में दो चीजें आती हैं, जो आपकी स्पीच है और जो आपका राइटिंग है। ये दो चीजें वर्बल में आती हैं, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। इसका मतलब है कि जब आपका ब्रेन का ब्रोका एरिया डिस्टर्ब हो किसी वजह से, तो आपकी स्पीच भी डिस्टर्ब होती है। और अगर स्पीच डिस्टर्ब हो तो आपका राइटअप भी डिस्टर्ब होता है। इसका मतलब ये तो बात कंफर्म है कि
जब आपकी जहनी कैफियत जिस तरह की होती है, आप उसी तरह ही बात कर रहे होते हैं। और जिस तरह जहनी कैफियत है, आप जिस तरह बात करें उसी तरह आप लिख भी रहे हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट बंदा है, हैंड राइटिंग एनालिस्ट है, वो आपकी राइटिंग से अंदाजा लगाता है, असेस करता है, एक ट्रेंड होता है, एक ट्रेंड देता है आपको। कंफर्मेशन इसमें नहीं होती। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग होते हैं कि उनकी जो ट्रेंड देने का अंदाज है वो नियर टू एक्यूरेट होता है काम। तो इसका मतलब है कि हैंड राइटिंग एनालिसिस जो है वो वर्क करता है। इसके साथ मैं आपको एक और कोटेशन भी देता हूँ। शेक्सपियर कहते हैं कि इफ यू कैन गिव मी द हैंड राइटिंग ऑफ अ वुमेन, आई विल टेल यू हर कैरेक्टर। इवन शेक्सपियर भी ये कहता है कि आपको, इवन आपको हैंड राइटिंग के अंदर ऐसी चीजें हैं कि आप उसकी मेंटल हेल्थ चीजों को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बंदे में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, इवन सुसाइडल थिंकिंग है। तो ये भी चीजें, आप ये कितना ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, टेंडेंसीज क्या है, तो ये चीजें बता रहे होते हैं। इसीलिए मैं आपको एक और लॉजिकली आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप एक ही प्रोफेशन के लोगों को देखें ना, एक ही प्रोफेशन के लोग जो एक खास टाइम उस प्रोफेशन में गुजारते हैं, और क्योंकि आपको पता है कि हर प्रोफेशन के अपने डायनेमिक्स हैं, एक ही तरह के प्रॉब्लम होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, वो बंदा भी वैसे ही हो जाता है। जैसे फर्ज करें, मैं आपको डॉक्टर्स की मिसाल दूं। डॉक्टर यूजुअली एक ही माहौल से निकलते हैं, एक ही माहौल से निकलते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि यूजुअली डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग मिलती जुलती होती है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो जहनी कैफियत है, जिस तरह आप फील कर रहे हैं, वो बेसिकली आपके पेपर के ऊपर प्रिंट हो रही होती है। इसी तरह आप डिफरेंट एरियाज के लोगों का हैंडराइटिंग, फर्ज करें आप पाकिस्तानी, यूजुअली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लिखते हैं, और फर्ज करें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की हम बात कर लें, तो अगर आप यूके में या अमेरिका में बैठे हैं तो उनके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का राइट अप जरा डिफरेंट होगा। ये आप जरा नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब है कि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उस तरह आपका माइंडसेट बनता है, और जिस तरह माइंडसेट बनता है आपका वो पेपर पे इंप्रेशन आ जाता है। तो ये मैंने कुछ लॉजिकल पॉइंट्स आपको दिए कि हैंडराइटिंग वाकई काम करता है, कि अगर आप इसको एनालाइज कर लें। अब इसका फायदा क्या होता है, देखिए, हैंड राइटिंग एनालिसिस से एक तो आपको बंदे की असेसमेंट हो जाती है कि बंदा कैसा है। स्पेशली जब आप रिक्रूटमेंट या कंपनी जब पर्सन को रिक्रूट करती हैं, तो आपको अपनी पसंद का बंदा आप ले सकते हैं थ्रू हैंड राइटिंग एनालिसिस। आपको चाहिए, फर्ज करें एक पोजीशन के लिए आपको एक बंदा चाहिए, हमें एक ऐसा बंदा जिसमें लीडरशिप स्किल्स हो, तो आप हैंड राइटिंग के थ्रू लीडरशिप स्किल्स देखें। आपको एक बंदा चाहिए जो बड़ा फ्लेक्सिबल हो, आप हैंड राइटिंग के जरिए आप देख सकते हैं। फिर ये देखिए, साइकोलॉजिस्ट इसको बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जब इंटरव्यू कर रहा होता है क्लाइंट का, उसके इश्यूज को देख रहा होता है, उसके हैंडराइटिंग सैंपल से उसकी जो वो चीज बताना ही नहीं चाह रहा, वो भी उसको भी आप असेस कर सकते हैं। फिर आप यूजुअली टीचर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। टीचर अगर किसी स्टूडेंट की हैंडराइटिंग को देखते ही उनको ये पता चल जाए कि ये तो बच्चे में कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है, तो वो अलर्ट हो सकता है, आप उसको अलर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हैंडराइटिंग एनालिसिस जो है वो कई एरियाज के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। ये इसका फायदा है। फिर आप एनालिसिस करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सैंपल बड़ा सीवियर है या नेगेटिव साइड पे बहुत इसमें इश्यूज हैं, आप उसकी ऑन द टाइम काउंसलिंग भी कर सकते हैं। ऑन द टाइम उसको आप स्ट्रेटजीज भी दे सकते हैं। तो इससे आपको बड़ा फायदा होता है। तो ये इसके मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इनको ऐसे यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि डिफरेंट एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स लेके चलूं कि लीडरशिप कैसे लिखती है, साइकोलॉजिकली डिस्टॉर्टेड लोग किस तरह उनका सैंपल होता है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज वाले लोगों का क्या सैंपल होता है, डिसऑनेस्ट लोगों का क्या, वो कैसे लिखते हैं, ऑनेस्ट लोगों की क्या साइंस होते हैं। ठीक है। तो इससे ना सिर्फ आपको अपने आप को जानने में हेल्प मिलेगी, बल्कि आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी का हैंडराइटिंग सैंपल देखते हो आप उसको अलर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो एक पूरी सीरीज चलाऊं। और यहाँ पे मैं जरूर कहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हैंडराइटिंग को लेके, मैंने बड़ी वर्कशॉप भी दी, बड़े लोगों को ट्रेन भी किया। तो मैंने अक्सर देखा है कि मैं यहाँ पे अक्सर ये कहता हूँ कि योर हैंडराइटिंग, ये मेरी एक लाइन भी है, योर हैंडराइटिंग इज सेल्फी ऑफ योर पर्सनालिटी। यानी कि आपकी जो हैंडराइटिंग पेपर पे आप लिख देते हैं, ये बेसिकली आपकी एक एक सेल्फी होती है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। आपको देखना होता है, यानी कि जो देखने वाला एनालिस्ट है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो पहचान सकता है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर सीरीज आने लगी, बी रेडी, और इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आने वाला। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू सो मच।